Hello everyone, welcome back to my channel. As you know, I am Annapurna and today I will discuss about some questions on data science. Now I'm sharing my screen, okay? Wait for a second. There is some issue. Yeah, now here are some questions and their answers. We are going to discuss them. The first question is how unstructured data is analyzed. Give example of data mining activity to analyze unstructured text data. It means unstructured data क्या होता है और उसको हम कैसे एनालाइज करते हैं. क्या एग्जाम्पल्स है ऐसी डेटा माइनिंग एक्टिविटीज का जिससे हम अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डेटा को एनालाइज कर सकते हैं. ओके, फॉर दैट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता क्या है एक्चुअली में. ऐसा डेटा जो कि प्री डिफाइंड डेटा मॉडल्स और ऑर्गेनाइज डेटा मॉडल और ऑर्गेनाइजेशंस ना हो जिसमें. ओके, जैसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रिफर टू डेटा दैट डज नॉट हैव अ प्री डिफाइंड डेटा मॉडल और ऑर्गेनाइजेशन. जिन ऐसे डेटा जिनका कोई प्री डिफाइंड मॉडल नहीं एग्जिस्ट करता, जैसे कि कोई टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, वीडियोस हो गए, सोशल मीडिया की पोस्ट हो गई, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, उनका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होता है. ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है टू एनालाइज द स्ट्रक्चर डेटा, सॉरी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एज कम्पेयर टू द स्ट्रक्चर्ड डेटा. इट मीन्स ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कैसे एनालाइज करें. बिकॉज स्ट्रक्चर्ड डेटा एक फॉर्मेट में होता है प्रॉपर, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं इजीली एज कम्पेयर टू द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा विच इज टिपिकली स्टोर्ड इन द टेबल विद रोज एंड कॉलम्स. ओके, that is structured data is always stored in the form of table and rows, rows and columns, that means table. To analyze unstructured data बहुत सारी टेक्निक्स होती है. और जो टेक्निक्स होती है वो भी अपने अपने अकॉर्डिंग डिपेंड करती है कि टेक्स्ट डेटा कौन सा किस टाइप का डेटा है और उसको एनालाइजिंग का गोल क्या है. मतलब कि हमको उसको एनालाइज करना क्यों है एक्चुअली में, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम हमारे डेटा को किस तरीके से, किस टेक्निक से हम उसको एनालाइज करेंगे. द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर एनालाइजिंग द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इंक्लूड, बहुत सारी मेथड्स होती है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करने के लिए, तो उसके कुछ कॉमन मेथड्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर. जैसे कि टेक्स्ट माइनिंग हो गया हमारा, सेकंड हो गया इमेज एंड वीडियो एनालिसिस कैसे करते हैं हम, ऑडियो एनालिसिस कैसे करेंगे, टेक्स्ट के क्लस्टरिंग कैसे करते हैं और टॉपिक मॉडलिंग कैसे करते हैं. ये सारी कुछ मेथड्स हैं हमारे जिससे हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करते हैं. तो टेक्स्ट माइनिंग क्या क्या होता है, टेक्स्ट माइनिंग में क्या होता है, दिस इज यूज्ड टू एनालाइज अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डेटा. इसमें हम अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डेटा को एनालाइज करते हैं. जैसे कुछ ईमेल्स हो गए हमारे, सोशल मीडिया की पोस्ट हो गई, आर्टिकल्स जो रिटर्न होते हैं वो, कस्टमर्स के जो रिव्यूज आते हैं. एनएलपी क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम टेक्स्ट को अंडरस्टैंड और प्रोसेस करते हैं, उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, पैटर्न्स टू फाइंड आउट करते हैं. वो एनएलपी ही होती है जिससे हम टेक्स्ट से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालते हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है हमारी टेक्स्ट माइनिंग या एनएलपी के लिए. हमारी क्या स्टेप्स होती है, सबसे पहले हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं, फिर हमारा टोकनाइजेशन स्टेप आता है, देन फीचर एक्सट्रैक्शन, देन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस एंड नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन. वन बाय वन हम एक को पढ़ेंगे एंड फर्दर भी टेक्स्ट माइनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें हम फर्दर टेक्स्ट माइनिंग के बारे में डीप स्टडी करेंगे. अभी हम सिर्फ स्टेप्स पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में या फिर इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेक्स्ट माइनिंग के पूरी प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, नाउ सेकंड चीज आती है हमारा जैसे इसके एग्जांपल क्या होते हैं टेक्स्ट माइनिंग के. एनालाइजिंग द कस्टमर रिव्यूज टू अंडरस्टैंड सेंटिमेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव और एक्सट्रैक्टिंग इनसाइट्स फ्रॉम द सपोर्ट टिकट्स टू आइडेंटिफाई द कॉमन इश्यूज. इट मींस लाइक कस्टमर रिव्यू देता है हमको किसी भी चीज के लिए, तो उसमें हमको रिव्यू जो मिल रहा है आइदर वो पॉजिटिव है आइदर वो नेगेटिव है, उसमें से कुछ इंसाइट्स निकालना ताकि हम हमारे
आगे हम कस्टमर्स के कॉमन इश्यूज को आइडेंटिफाई कर सकें और उसको हम ठीक कर सकें। उसके लिए हमारा ये चीज एनालाइजिंग हमको बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया कस्टमर रिव्यूज को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके सेंटिमेंट्स को समझने के लिए। तो हम टेक्स्ट माइनिंग का यहाँ पर भी यूज करते हैं। नाउ, इमेज एंड वीडियो एनालिसिस फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। तो जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इमेजेस और वीडियोस के फॉर्म में होता है, उसके लिए टेक्निक्स फ्रॉम कंप्यूटर विजन आर यूज्ड। कंप्यूटर विजन से कुछ टेक्निक्स होती है, हम वो यूज करते हैं। इस प्रोसेस में उसके इमेजेस और वीडियो के फीचर्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं एंड कैटेगरी वाइज उसका विजुअल कंटेंट को हम एनालाइज करते हैं। ओके, इसमें कुछ प्रोसेस जो होती है, इनकी जो स्टेप्स होती है, उसमें हम क्या करते हैं, प्री प्रोसेसिंग, फीचर एक्सट्रैक्शन। प्री प्रोसेसिंग में हम उसकी नॉइज को रिड्यूस करते हैं। जो नॉइज हमें पता है क्या होता है, नॉइज एक अनवांटेड साउंड होता है, तो उस चीज को हम रिड्यूस करते हैं। इमेज के साइज को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, पिक्सल वैल्यूज को नॉर्मलाइज करते हैं। फीचर एक्सट्रैक्शन होता है इसमें, डिटेक्टिंग एजेस, शेप्स, टेक्सचर्स और पैटर्न्स इन द इमेजेस। ओके, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऐसा हमने अभी पढ़ा, जैसा कि हम लोग इसमें फीचर एनालाइज करते हैं, पैटर्न एनालाइज करते हैं, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एजेस, शेप, टेक्सचर और इमेजेस में क्या क्या पैटर्न्स है, क्या क्या टेक्सचर्स है, क्या क्या शेप है, उन सारी चीजें को एक्सट्रैक्शन करना। वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स ओनली। इसके बाद हमारा आता है ऑडियो एनालिसिस। ऑडियो एनालिसिस में हम वही चीज ऑडियो के साथ करते हैं, ताकि हमें हर चीज ऑडियो से कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिले। अब हमारा जो बाकी का टॉपिक था, जैसे कि क्या था, वीडियो एनालिसिस और इमेज एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा फीचर एक्सट्रैक्शन हो गया, इसमें हमने शेप्स, पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिए इमेजेस के। अब आता है ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ पीपल इन एन इमेज और वीडियो। उसमें ऑब्जेक्ट्स का रिकॉग्निशन करना कि हमारे वीडियो या फिर हमारी इमेज में क्या क्या ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। कोई पीपल है या कोई ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लाइक कोई कार है, कोई इंसान खड़ा है, कुछ वीडियो है जिसमें कार का मूवमेंट हो रहा है, वो उसकी स्पीड क्या है। इस टाइप के ऑब्जेक्ट जिसमें हम रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, उस इमेजेस को लेबल असाइन करते हैं, जैसे उनकी एनिमल्स की कैटेगरी में डालेंगे, या उसको और डिटेक्टिंग द फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स, ऐसा सब कुछ हम इसमें करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया इसका, यूजिंग इमेज रिकॉग्निशन टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट इन प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किसी अगर प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ रहा है, तो उससे हम उसकी इमेज से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो ये हमारा हो गया इमेज और वीडियो एनालिसिस। अब आता है हमारा थर्ड, ऑडियो एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, जो इस पर्सन की वॉइस है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसका जो ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं, ताकि हम उसको स्पीच को उस टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सके और उसके साउंड पैटर्न्स को एनालाइज कर सकें। ऑडियो डेटा कैन बी एनालाइज यूजिंग स्पीच रिकॉग्निशन, और स्पीच का रिकॉग्निशन कर सके कि स्पीच कितनी है, किसकी है, उसकी तरीका क्या है, और ये सारी चीजें। स्टेप्स क्या होती है स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट। सबसे पहली स्टेप ये होती है कि हम उस स्पीच को, जो भी उस ऑडियो में है, उसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग ASR। इट मींस ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, जिसको हम स्पोकन लैंग्वेज को रिटन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं ASR टेक्निक से। तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाता है ऑडियो एनालिसिस का। अब आता है हमारा सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस इसका मतलब क्या है कि जो भी पर्सन बोल रहा है उसमें उसका क्या सेंटिमेंट है, उसकी टोन क्या है बोलने की। एनालाइजिंग द टोन एंड सेंटिमेंट फ्रॉम द स्पीच। उस स्पीच में टोन क्या है, लाइक वो बहुत गुस्से में बोल रहा है, या फिर उसकी टोन बहुत रूड है, वो कुछ समझा रहा है, उसकी वॉल्यूम बहुत लो है, या मतलब समझ रहे हो आप, सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ आता है वीडियो वॉइस आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग द स्पीकर बेस्ड ऑन वॉइस कैरेक्टरिस्टिक। वॉइस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे वीडियो टोन को एनालाइज करना, सॉरी, स्पीकर को एनालाइज करना, कि उसमें उस वो वॉइस जो है वो किसकी हो सकती है, एज अ फीमेल, मेल, एक चाइल्ड,
अगर उसमें कोई बच्चा रो रहा है या कोई स्मॉल बेबी बोल रहा है, तो व्हाट टाइप ऑफ स्पीकर was present in the audio. Voice identification is the process, in which we are going to identify the speaker based on what its voice characteristics. Okay, example क्या है? Analyzing the call center conversation to identify the customer satisfaction level or automate transcription of interviews. Okay, now text clustering and topic modeling. The fourth technique here is टेक्स्ट का क्लस्टरिंग. अब इसमें क्या होता है, हम टेक्स्ट का क्लस्टर्स बनाते हैं. क्लस्टरिंग एक्चुअली में, क्लस्टरिंग क्या होता है? किसी चीज को ग्रुप करना किसी सिमिलर बेसिस पर. इट मीन्स यानी कि उस क्लस्टर को इस तरीके से बनाना कि उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी हो और वो दूसरे क्लस्टर से डिफरेंट हो. ये होती है हमारी क्लस्टरिंग करना. तो क्लस्टरिंग इज यूज टू ग्रुप द सिमिलर पीसेस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टुगेदर. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के कुछ सिमिलर पीसेस को क्लस्टरिंग करना, एक साथ क्लस्टर बनाकर रखना. टॉपिक मॉडलिंग क्या होता है? जो कि हमको थीम्स और टॉपिक को आइडेंटिफाई करने के काम आता है, जिसमें लार्ज डेटा सेट्स होता है. उसमें हम टॉपिक मॉडलिंग कर देते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में सब डिवाइड कर देते हैं. अब टॉपिक मॉडलिंग में क्या क्या स्टेप्स होती है? सबसे पहले आता है LDA हमारा, लेटेंट डिरिचलेट एलोकेशन, a popular algorithm for identify the topics with a collection of text. अब ये एक अल्गोरिदम होती है जिसमें हम टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं एक बहुत बड़े टेक्स्ट के कलेक्शन से. यानी कि हमारे पास एक बिग डाटा है, बहुत बड़ा डाटा है, उसके जो टेक्स्ट डाटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हमारा टेक्स्ट डेटा होता है, उसमें से हम टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं. ये हमारा एक पॉपुलर एल्गोरिदम होती है. दूसरी आती है हमारी टॉपिक मॉडलिंग और टेक्स्ट क्लस्टरिंग के लिए ही के मीन क्लस्टरिंग, जिसमें हम सिमिलर टेक्स्ट को ग्रुप करते हैं एक साथ उनके वर्ड फ्रीक्वेंसी और पैटर्न के बेसिस पर. ओके, नाउ लाइक इसका एग्जांपल ये होगा कि एनालाइजिंग अ लार्ज कॉर्पस ऑफ रिसर्च पेपर्स टू आइडेंटिफाई की रिसर्च एरियाज और इमर्जिंग ट्रेंड्स. ओके, ये हमारा एक एग्जांपल हो गया टेक्स्ट क्लस्टरिंग का. बिग डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे लिए. बिग डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग, बहुत जो बड़े बड़े बहुत लार्जर डेटा सेट्स होते हैं, जिसमें मतलब लाइक बहुत बड़ा डेटा सेट जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन और डेटा होता है. मशीन लर्निंग मॉडल कैन बी ट्रेन्ड टू रिकॉग्नाइज पैटर्न. मशीन लर्निंग उसी पैटर्न्स और उस डेटा को क्लासिफाई करने के लिए और उससे प्रोडिक्शन बनाने के लिए उस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बेसिस पर, इसीलिए हमारी मशीन लर्निंग भी यूज होती है. मशीन लर्निंग एनालिसिस में क्या क्या स्टेप्स होती है? तो इसमें होता है डेटा लेबलिंग, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल इवेल्युएशन. और इसके एग्जाम्पल ये होते हैं यूजिंग मशीन लर्निंग टू प्रेडिक्ट कस्टमर बिहेवियर फ्रॉम सोशल मीडिया एक्टिविटी. यानी कि मशीन लर्निंग से ही हम कस्टमर का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटी को देखकर. ये हमारा AI और मशीन लर्निंग पैरेलल वे में चलते हैं. तो ये उसी का एक मान सकते हैं कि हम साथ साथ में चलते हैं. मशीन लर्निंग हमारे बिहेवियर्स को रिकॉग्नाइज करने में, प्रिडिक्ट करने में काम आती है कि सोशल मीडिया एक्टिविटीज, जैसे आपकी क्या क्या सोशल मीडिया एक्टिविटीज हैं, अब उसके बेसिस पर मशीन लर्निंग ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि आपको किस टाइप की चीजें पसंद है, आपको किस टाइप की चीजें पसंद आ सकती है. ओके, एग्जाम्पल ऑफ डेटा माइनिंग एक्टिविटी फॉर एनालाइजिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, टेक्स्ट डेटा. अभी इसके एग्जांपल्स क्या है? मैंने आपको बोला था टेक्स्ट माइनिंग, डेटा माइनिंग की कुछ एक्टिविटीज होती है जिससे हम, ये हमारा क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है. तो हम इसमें आप क्या करेंगे? सेंटिमेंट एनालिसिस ऑन कस्टमर रिव्यूज, ये मैंने बताया था कि हम इसमें कस्टमर रिव्यूज के सेंटिमेंट को एनालिसिस कर सकते हैं. उसके लिए हमको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा. कस्टमर रिव्यूज जो हमारा डेटा आएगा एज ए कस्टमर रिव्यूज उसके फॉर्म में, ठीक है, या फिर कि कहीं भी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा या ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएगा आपको. डेटा प्री प्रोसेसिंग, अब उसका प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, उसमें नॉइज रिमूव करना पड़ेगा, HTML के टैग रिमूव करना पड़ेगा, स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स, ये सारी चीजें हमको रिमूव करना पड़ेगा. उसको उसको वर्ड्स और फ्रेजेस में टेक्स्ट को डिवाइड करना होगा. स्टॉप वर्ड हमको हटाना होगा, रिमूव कॉमन स्टॉप वर्ड्स लाइक इज, द, एंड, ये सारी चीजें हमको रिमूव करना. ये डेटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट होता है. ओके, अब फीचर एक्सट्रैक्शन आता है नेक्स्ट चीज, फिर मॉडल ट्रेनिंग आता है, सेंटिमेंट एनालिसिस होता है, उसके बाद रिजल्ट निकलता है फाइनली हमारा. फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए अलग टेक्निक होती है लाइक TF-IDF और वर्ड टू वेक टू कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू न्यूमेरिकल फॉर्मेट. उस टेक्स्ट को फिर हम न्यूमेरिकल फॉर्मेट से में कन्वर्ट करते हैं, दैट
कैन अंडरस्टैंड बाय द मशीन लर्निंग मॉडल्स। जो मशीन लर्निंग मॉडल्स है वो सिर्फ टेक्स्ट न्यूमेरिकल फॉर्मेट में डेटा को समझते हैं, तो उस चीज के लिए हमको उस टेक्स्ट को डेटा में वो न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर आता है मॉडल ट्रेनिंग, जिसमें कुछ बहुत क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स होती है, जैसे नियो बेस, सपोर्ट वेक्टर मशीन, एसवीएम, और डीप लर्निंग मॉडल्स होते हैं जैसे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। ये सारी चीजें हम यूज करते हैं मॉडल ट्रेनिंग में। ये हमारी डेटा माइनिंग एक्टिविटीज है जो कि हम टेक्स्ट माइनिंग में यूज करते हैं। फिर मॉडल को ट्रेन करना ऑन अ लेबल डेटा सेट वेयर ईच रिव्यू इज मार्क्ड एज अ पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। नाउ सेंटिमेंटल एनालिसिस, इसमें हम पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल प्रिडिक्ट करते हैं कि जो कस्टमर रिव्यू है, मान लो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कस्टमर रिव्यू का, तो उनके सेंटिमेंट क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर वो न्यूट्रल बिहेव कर रहा है। तो उसको ट्रेंड मॉडल अप्लाई करते हैं यहाँ पर न्यू कस्टमर रिव्यूज के ऊपर, ताकि वो एक सेंटिमेंट को प्रिडिक्ट कर सके कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें हैं, नेगेटिव है, या फिर नॉर्मल चीजें हैं। रिजल्ट फिर आता है, हम क्या करते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट आएगा हमारे पास, जिसमें हम गेन इनसाइट्स इनटू कस्टमर ओपिनियन अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस, जिससे हम पता चलेगा कि उस प्रोडक्ट या उस सर्विस का हमारे कस्टमर्स हमारे लिए क्या ओपिनियन दे रहे हैं, हमारे लिए क्या इनसाइट्स, क्या इन्फॉर्मेशन मिली है उसके थ्रू। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, मैनी रिव्यूज आर नेगेटिव, दिस मैन इंडिकेट अ नीड फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर बहुत ज्यादा चीजें नेगेटिव आ रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज है, तो इसका मतलब यही होता है कि आपको आपके प्रोडक्ट को और सर्विस को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। दैट्स इट। हम ये बहुत मीनिंगफुल इंसाइट है किसी भी प्रोडक्ट के लिए कि आपको उसको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है या नहीं है। This entire process demonstrates how unstructured text data, like the customer reviews, can be transformed into the actionable insights using the data mining and the machine learning techniques. का मतलब यही है कि हम कितने अच्छे से यहाँ पर बहुत actionable insights या meaningful insights हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग टेक्निक से। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टेक्स्ट माइनिंग टेक्निक यू कैन ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द रिटर्न। जो रिटर्न कंप्लेंट्स आती, लाइक पुलिस स्टेशन में अगर कोई कंप्लेंट आई है या फिर कहीं भी, जैसे बहुत सारे ऐसी प्लेसेस होती है, जैसे बहुत सारी सरकारी जगह पे या फिर प्राइवेट प्लेसेस पर भी ऐसी चीजें होती है कि हम कंप्लेंट बॉक्स में हमारी कंप्लेंट लिख कर डालते हैं। वो कंप्लेंट्स हो गई, फिर हम जब एफआईआर लिखवाते हैं वो हमारे टेक्स्ट के फॉर्म में हमारी कंप्लेंट लिखते हैं, रिटर्न कंप्लेंट लिखते हैं। तो वहां पर टेक्स्ट माइनिंग कंप्लेन टेक्निक्स कैसे यूज होती है, तो हम उसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं इस रिटर्न कंप्लेंट के क्लासिफिकेशन को। तो यहाँ पर आता है हमारा automating the process of classifying the written complaint using the text mining technique involves several steps to process। इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स हम इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि पहले एनालाइज करेंगे, सबसे मेन थिंग इज एनालाइजेशन ऑफ अवर डेटा, and then categorize the complaint into predefined categories like the product issues, customer service, shipping delays और billing problems। मान लो यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट की ही या फिर किसी कंपनी का कंप्लेन लेते हैं कि जैसे कि प्रोडक्ट की इश्यूज क्या आ रहा है, उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांटना उस कंप्लेन को, या कस्टमर सर्विस कैसी है, शिपिंग में डिले हो रहा है, या बिलिंग की कुछ प्रॉब्लम है, या मैं जैसे छोटी छोटी चीजें, या फिर आपकी सर्विस लेट पहुंच रही है, या फिर प्रोडक्ट ही बेकार है, प्रोडक्ट खराब आया है, उसकी पैकिंग अच्छी नहीं है। मैं मतलब बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो सकती है किसी भी पर्टिकुलर कंप्लेंट में। कंप्लेंट किसी भी टाइप की हो सकती है, या आपकी सर्विस लेट हो सकती है, आपका प्रोडक्ट खराब हो सकता है, या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या प्रोडक्ट सही है, सर्विस खराब है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। द गोल इज टू स्ट्रीमलाइन द क्लासिफिकेशन प्रोसेस, इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड इंश्योर द कंसिस्टेंसी इन हैंडलिंग द कंप्लेंट। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, ये गोल हमारा क्यों होता है, ताकि हम उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके, उसको अच्छी तरीके से हम उस प्रोडक्ट को सेल कर सकें। और उसमें ये चीज इन हैंडल कंप्लेंट को हैंडल करने में हम एक अच्छी कंसिस्टेंसी ला सके, लाकि छोटी सी छोटी भी अगर कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू आ रहा हो तो हम उसको सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेस दे रखी है। जैसे पहली चीज है हमारा डेटा का कलेक्शन। सबसे मेन थिंग है कि डेटा होना, एग्जैक्टली द डेटा होना। अगर डेटा ही नहीं होगा तो हम काम किस पे करेंगे, हम इनसाइट्स कैसे निकालेंगे। तो मेन थिंग इज डेटा कलेक्शन। ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। फिर उसको प्रोसेस करना, उसको प्री प्रोसेसिंग, जैसे हमने अभी चीजें पढ़ी, बहुत सारी प्री प्रोसेसिंग में चीजें होती है। फिर आता है हमारा वही फीचर एक्सट्रैक्शन, देन ट्रेनिंग क्लासिफिकेशन मॉडल। फिर आती है हमारी फिफ्थ चीज इज मॉडल ट्रेनिंग।
फिर मॉडल इवेल्युएशन आता है, फिर मॉडल डेप्लॉयमेंट एंड ऑटोमेशन आता है, और उसके बाद हमारा पोस्ट प्रोसेसिंग आता है। हमने प्री प्रोसेसिंग कर ली थी जब डेटा आया था, अब हमारा डेटा आ चुका है, हमारे पास लगभग तैयार हो चुका है, तब उसकी हम पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे, उसको रिपोर्टिंग करेंगे उसकी। फिर हमारा ये लास्ट चीज हो जाएगा। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप मैंने ऑलरेडी शॉर्ट में समझा चुकी हूँ मैं। अब हम इसको थोड़ा देखते हैं। डेटा कलेक्शन सबसे मेन थिंग है कि हमको डेटा कलेक्ट करना है। So collect the written complaint from the various sources such as the customer service emails, chat logs, support tickets, or feedback form. These complaints can be as in a plain text or structured format, CSV, JSON, etc. अब ये जो कुछ कंप्लेन है, रिटर्न कंप्लेंट्स, वो आइदर चाहे तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी हो सकती है और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी हो सकती है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कैसे होगी, जैसे CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ये हमारी फाइल होती है, जेसॉन फाइल होती है। इन सारी फाइल्स में हमारा जो डेटा होता है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है। तो चाहे तो वो ये भी हो सकती है, तो या फिर प्लेन टेक्स्ट हो सकता है। और इनके वेरियस सोर्सेज क्या हो सकते हैं, जैसे ईमेल्स होते हैं, कस्टमर सर्विस ईमेल्स जो होते हैं, चैट लॉग्स होते हैं, सपोर्ट टिकट्स होते हैं, या फिर फीडबैक जो फॉर्म होते हैं हमारे, ये हमारे टेक्स्ट के वेरियस सोर्सेस हो गए। देन हमारा आता है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। इसके बाद हम टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करते हैं हम, जिसमें टोकनाइजेशन होता है हमारा। उसमें हम उसको वर्ड्स और टोकन्स में पूरे टेक्स्ट को इंडिविजुअल बांटते हैं। टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, हम उस कंप्लेंट डेटा को एक क्लीनर फॉर्म में क्लीन करते हैं उसको एक तरीके से, जिसमें अननेसेसरी चीजों को हम रिमूव करेंगे। मोर एंड मोर यूनिफॉर्म फॉर्मेट, एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में उसको लेकर आएंगे, ताकि वो इजी हो जाए सिस्टम के लिए, ताकि एनालाइज सिस्टम को आई मीन सिस्टम के लिए इजी हो जाए कि वो उस डेटा को, यूनिफॉर्म डेटा को एनालाइज कर सके। और उसमें कुछ टास्क इंक्लूड होते हैं प्री प्रोसेसिंग में, जैसे कि हमारा हो गया टोकनाइजेशन, लोअर केसिंग, रिमूविंग द नॉइज, स्टॉप वर्ड रिमूवल, स्टैमिंग और लेमेटाइजेशन। टोकनाइजेशन में हम उस टेक्स्ट को एक इंडिविजुअल वर्ड्स और टोकन्स में बांटते हैं। जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी इज पुअर, ये हमारा रिव्यू था, तो हमने उसमें प्रोडक्ट क्वालिटी इज पुअर, उसको हमने हर पर्टिकुलर वर्ड्स को स्प्लिट कर दिया उस स्टेटमेंट के। लोअर केसिंग ना, लोअर केसिंग में क्या है, अब उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना, ताकि उसमें केस सेंसिटिविटी इशू ना आए। ओके, तो सब पूरे टेक्स्ट को हम उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। रिमूविंग नॉइज, अब नॉइज को रिमूव करना कैसे, एलिमिनेट द अननेसेसरी कैरेक्टर्स। नॉइज क्या होता है, अनवांटेड साउंड, बट यहाँ पे हमारा टेक्स्ट है तो हमको अनवांटेड टेक्स्ट को रिमूव करना होगा। जैसे क्या, एलिमिनेट द अननेसेसरी कैरेक्टर्स, पंक्चुएशंस एंड स्पेशल सिंबल दैट डू नॉट एड मीनिंगफुल वैल्यूज। उसमें हम मीनिंगफुल इंसाइट नहीं निकाल सकते उन चीजों से, जैसे एट द रेट हो गया, हैश हो गया, और ये सारी चीजें हम उसमें से रिमूव कर देंगे। स्टॉप वर्ड रिमूवल, कॉमन वर्ड्स जो कि हर सेंटेंस में लगभग यूज होते हैं, जैसे इज, एम, आर, द, एन वगैरह, ये सारी चीजें हम उसमें से रिमूव करेंगे। फिर उसको हम उनके रिड्यूस वर्ड्स टू देयर रूट वर्ड, उनको अपने रूट वर्ड में चेंज करेंगे। उन वर्ड्स को जैसे उनके फॉर्म हो जाते हैं, उन चीज को हम उसके रूट वर्ड में चेंज करेंगे। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन। जैसे कि रनिंग हो गया, बेटर हो गया, उसको गुड में चेंज करना, रनिंग हो गया उसको रन में चेंज करना, उसके रूट वर्ड में चेंज करना। यहाँ पे जैसे हाँ ठीक है, यहाँ पर तो सारे रूट वर्ड ही है, इसमें से इज रिमूव करना, ये सारी चीजें हमारी इस प्री प्रोसेसिंग में आती है। एक और चीज बची है हमारी, हैंडलिंग टाइपोज एंड सिनोनिम्स। करेक्ट कॉमन टाइपोज एंड अकाउंट फॉर द सिनोनिम्स, दैट इज एग्जांपल डिलीवरी। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि मे भी सामने वाले ने कस्टमर रिव्यू देने टाइम कुछ सिंटेक्स मिस्टेक हो गई हो, या फिर उससे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, उसको करेक्ट करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप होता है हमारी सिनोनिम्स और हैंडलिंग टाइपोस। कुछ सिमिलर वर्ड्स होता है, हम उसकी जगह उसके सिनोनिम यूज कर सकते हैं। थर्ड चीज आती है फीचर एक्सट्रैक्शन। अब ये हमारा टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग का वो हो गया। अब आता है हमारा फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि इसमें हम टेक्स्ट डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम इसको समझ सके, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इसमें काम कर सके। तो उसके लिए कॉमन मेथड होती है बैग ऑफ वर्ड्स, TF-IDF, वर्ड एम्बेडिंग्स, ये हमारी कुछ फीचर एक्सट्रैक्शंस की एल्गोरिदम्स होती हैं, फीचर्स होते हैं। ओके, नाउ लाइक जैसे बैग ऑफ वर्ड्स में क्या होता है,
represent the frequency of words in the document. For example, poor product quality and the bad product quality would both have similar representation. आप इनको पढ़ सकते हो पीडीएफ में भी. अभी मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगी जितना आपको जरूरत है. आफ्टर प्री प्रोसेसिंग द कंप्लेंट, अब प्री प्रोसेसिंग कंप्लेंट के बाद में द प्रोडक्ट ब्रोक आफ्टर वन यूज, ये हमारा कंप्यूटर रिव्यू था, माइट बी ट्रांसफॉर्म टू फीचर वेक्टर, दैट इज अब उसको फीचर वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया. क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्ट, प्रोडक्ट ब्रोक यूज एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमने उसको ब्रेक कर दिया. ओके. द फोर्थ चीज इज आफ्टर द फीचर एक्सट्रैक्शन, हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है ट्रेनिंग क्लासिफिकेशन मॉडल. क्लासिफिकेशन मॉडल को ट्रेन करना. वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें, वो सिर्फ 15 मिनट का ऐड आता है. या लेट्स कंटिन्यू. ट्रेनिंग a classification model now that the text data is a numerical form. अब हमारा text data numerical form में आ चुका है, तो you can train a machine learning model to classify the complaints. अब तुम उस complaints को machine learning models use करके classify कर सकते हो. उसमें generally कुछ process involve होती है. तो उसमें क्या होता है? labeling the data, data को label करना. मैन्युअली लेबल भी कर सकते हो आप, और बाय यूजिंग द सेमी सुपरवाइज्ड टेक्निक्स भी यूज कर सकते हो. ओके. नाउ सिलेक्टिंग द मॉडल. अब आता है नेक्स्ट, इसमें ही आता है सिलेक्ट मॉडल. सिलेक्ट कैसे करना है? अब मॉडल सेलेक्ट करने के भी कुछ बेसिस होते हैं. चूज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम दैट कैन लर्न पैटर्न्स इन द कंप्लेंट डेटा. ऐसी मशीन एल्गोरिथम हमको चूज करनी है यहाँ पर, ताकि वो कंप्लेंट डेटा से कुछ पैटर्न्स, अच्छे पैटर्न सही तरीके से ढूंढ कर ला कर दे. कुछ कॉमनली यूज्ड मॉडल्स है वो बता देते हैं. नियो बेस, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डीप लर्निंग मॉडल. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मशीन मॉडल्स है जो हम यूज करते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में. सॉरी, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ही है जिसको हम यूज करते हैं हमारे कंप्लेंट डेटा में से पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. तो नेव बेस बहुत फेमस है, और ये सारी अच्छी अच्छी एल्गोरिथम्स ही है. अ सिंपल प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफायर दैट वर्क्स वेल फॉर द टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टास्क के लिए बहुत अच्छे से ये काम करती है. वेक्टर सपोर्ट वेक्टर मशीन पावरफुल, ये भी बहुत अच्छा क्लासिफायर है जो कि हाई डायमेंशनल डेटा टेक्स्ट के लिए बहुत अच्छे से काम करती है. और ऑफन यूज्ड फॉर बाइनरी और लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो एल्गोरिथम है, वो बाइनरी और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन टास्क के लिए भी अक्सर यूज की जाती है. अब हमारे पास आता है डीप लर्निंग मॉडल्स. मोर एडवांस मॉडल लाइक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, RNN, CNN, ये बहुत एडवांस्ड मॉडल्स हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न एंड द डेटा टेक्स्ट डेटा में फाइंड आउट करने के लिए यूज होते हैं. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है, द कंप्लेंट इज अबाउट अ प्रोडक्ट डिफेक्ट. अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेन है, द मॉडल शुड लर्न टू कैटेगराइज इट एज अ प्रोडक्ट इशू. देन वो मॉडल उसको ये कैटेगराइज करना उसके लिए है, काम है, कि वो उसको प्रोडक्ट इशू जो हमने उसको डिवाइड करे थे, उसमें वो प्रोडक्ट इशू के नाम पर हो जाएगा, बेस्ड ऑन पैटर्न सच एज द ब्लॉक, डिफेक्टिव और नॉट वर्किंग. पैटर्न बेसिस पर कि कंप्लेंट में ब्रोक लिखा है, डिफेक्टिव लिखा है, नॉट वर्किंग लिखा है, तो ये क्या है? हमारे प्रोडक्ट इशू ही है. तो वो इन सारे टाइप के कंप्लेंट्स को प्रोडक्ट इशू कंप्लेंट के अंदर क्लस्टरिंग कर देगा. सिंपल. मॉडल ट्रेनिंग. मॉडल ट्रेनिंग में हम डेटा को स्प्लिट करते हैं. यूज ट्रेनिंग सेट करते हैं, ताकि क्या, ट्रेनिंग सेट्स को यूज करते हैं टू टीच द मॉडल, मॉडल को बताने के लिए कि हम हाउ टू क्लासिफाई कंप्लेंट बेस्ड ऑन द फीचर, कि उस फीचर्स के बेसिस पर हम कंप्लेंट को कैसे क्लासिफाई करें. इसमें ट्रेनिंग एंड टीचिंग होती है. क्रॉस वैलिडेशन. यूज टेक्निक्स लाइक K-fold क्रॉस वैलिडेशन टू ऑप्टिमाइज द मॉडल्स हाइपर पैरामीटर एंड प्रिवेंट ओवरफिटिंग. ओवरफिटिंग के से बचने के लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं. इसमें एग्जांपल जैसे ट्रेन द मॉडल, उस मॉडल को ट्रेन करना ऑन कंप्लेंट्स दैट हैव बीन, जो कि लेबल्ड हुई है. किससे? ये हमने करा था लेबल प्रोडक्ट इशू,
कस्टमर सर्विस एंड शिपिंग डिले। तो इन सारी लेबल के साथ वो उस मॉडल को ट्रेन करेगा उस कंप्लेंट्स पर। मॉडल evaluation. Now, sixth point is model evaluation. Evaluate the performance of the model using the metrics such as accuracy, precision, recall, and F1 score. अब यहाँ पे मॉडल evaluation होता है। मॉडल evaluation का मतलब ये है कि हम उस मॉडल की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। क्या यूज करके? मैट्रिक्स यूज करके, जैसे कि एक्यूरेसी हो गई हमारा, प्रिसाइशन हो गया हमारा, रिकॉल हो गया। एक्यूरेसी क्या होती है? द प्रोपोर्शन ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड कंप्लेंट। एक्यूरेसी यानी कि किसी भी चीज को सही करना, एग्जैक्टली वो सही करना चीज। तो इसमें क्या होगा कि किसी कंप्लेन का कितना प्रोपोर्शन करेक्टली क्लासिफाई किया गया है। ओके। प्रिसीशन, द प्रोपोर्शन ऑफ रेलेवेंट कंप्लेंट रिट्रीव्ड इन अ कैटेगरी। प्रिसाइशन कितना है, उसने कितने, हाउ मेनी ऑफ द प्रोडक्ट इश्यू क्लासिफिकेशन वर एक्चुअली प्रोडक्ट इश्यू, यानी कि उसमें वो सही कितना है कि अगर उसने कोई कंप्लेन को एक्यूरेटली क्लासिफाई किया है तो उसमें प्रिसाइशन कितना है कि वो बिल्कुल 100% सही है, कि रिलेवेंट कंप्लेंट ही है वो। देन अदर रिकॉल, द प्रोपोर्शन ऑफ रिलेवेंट कंप्लेंट that were retrieved, how many actual product issues complaint were identified as such, और ऐसे कितने ही प्रोडक्ट और इश्यूज कंप्लेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है, ये हमारा रिकॉल में आता है। अब F1 स्कोर क्या होता है? द हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसाइशन एंड रिकॉल प्रोवाइडिंग अ बैलेंस बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच में ये बैलेंस बना कर रखता है F1 स्कोर। एग्जाम्पल बोलो, यू माइट फाइंड that your model perform well in identify shipping delay but struggles with billing problem। अब क्या होता है, हो सकता है कि तुम्हारा जो मॉडल है वो शिपिंग डिले को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हो, बट जो बिलिंग प्रॉब्लम हो रही है उसमें स्ट्रगल आ रही हो उसको। उस केस में यू मे नीड टू ट्यून द मॉडल और ऐड मोर ट्रेनिंग डेटा फॉर बेटर परफॉर्मेंस। उस केस में आपको मॉडल को चाहे तो चेंज करना हो या उस मॉडल को ट्रेन करना होगा, या फिर उसमें कुछ और ट्रेनिंग डेटा बेटर परफॉर्मेंस के लिए डालने होंगे। मॉडल डेप्लॉयमेंट एंड ऑटोमेशन, ये हमारा लास्ट पॉइंट है आई थिंक। नहीं, इसके बाद हमारे एक पॉइंट और बचा है, मॉडल डिप्लॉयमेंट और ऑटोमेशन। अब मॉडल इवैल्यूएशन हो गया, फिर हमारा आता है डिप्लॉयमेंट फेज। वंस द मॉडल अगर ट्रेंड हो जाता है और इवेल्युएट हो जाता है जब हमारा मॉडल, तो वो डिप्लॉयड किया जाता है इनटू अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट फॉर ऑटोमेटेड कंप्लेंट classification. This process involves, it can be deployed into a production environment for the automated complaint classification. This process involves, इसमें क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है? रियल टाइम प्रोसेसिंग। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व, ओके, रियल टाइम प्रोसेसिंग एंड बैच प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या होती है? Integrating the model into the complaint management system so that it can automatically classify the incoming complaints in real time। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम उस मॉडल को कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में डालें ताकि वो ऑटोमेटिकली इनकमिंग कंप्लेंट्स को रियल टाइम पर ही आइडेंटिफाई कर सके, ओके, और क्लासिफाई कर सके। Once the model is okay, now the batch processing. If complaints are received in bulk, wait for a few seconds. क्या हम थे यहाँ पे मॉडल डिप्लॉयमेंट एंड ऑटोमेशन के
wait for a second. There's something, I think. Stop sharing. No, I'm reshare my screen. Yeah, exactly. अब हो गया है perfect काम ना. Okay. What is batch processing? If कि हम लोग मॉडल डिप्लॉयमेंट एंड ऑटोमेशन के फेज पर थे. इसमें हमने रियल टाइम प्रोसेसिंग पढ़ ली. अब हम आते हैं बैच प्रोसेसिंग पे. इफ कंप्लेंट आर रिसीव्ड इन बल्क, एग्जांपल डेली और वीकली अगर आती है, बहुत बल्क में कंप्लेंट रिसीव हो रही है आपको, द मॉडल कैन बी यूज टू क्लासिफाई कंप्लेंट्स इन बैचेस. तो वो बैचेस में उस मॉडल यूज कर सकते हैं हम, ताकि उस कंप्लेंट को आइडेंटिफाई कर सकें, क्लासिफाई कर सकते हैं, विद रिजल्ट स्टोर्ड इन द डेटाबेस फॉर द लेटर एनालिसिस. फीडबैक लूप. अब यहाँ पे फीडबैक लूप पे एक इसकी प्रोसेस होगी. इसके बाद हमारा एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या होगा. एज न्यू कंप्लेंट कम थ्रू कस्टमर सर्विस सिस्टम via email chat etc, they are automatically classified into predefined categories. वो अपने आप क्लासिफाई हो जाएंगे प्रीडिफाइंड कैटेगरीज में. अलाउिंग, इसमें हम जनरली कर क्या रहे हैं एक्चुअली मॉडल डिप्लॉयमेंट में, क्या कर रहे हैं, ताकि ऑटोमेशन. ऑटोमेशन क्या होता है कि वो खुद आइडेंटिफाई कर सके, उसको खुद क्लासिफाई कर सके कि वो किस कैटेगरी की कंप्लेंट है. बस इसमें इतना ही है. और अलाउिंग द कस्टमर सर्विस टीम्स टू क्विकली प्रायोरिटाइज एंड एड्रेस द इशू, ताकि वो जल्दी से जल्दी इशू को एड्रेस कर सकें. उसके बाद आता है पोस्ट प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग. आफ्टर क्लासिफिकेशन होने के बाद सिस्टम क्या करेगा, रिपोर्ट जनरेट करेगा या फिर डैशबोर्ड बताएगा, ताकि वो उससे वो एक्शनेबल इंसाइट्स प्रोवाइड कर सके, ताकि वो उसकी चाहे सर्विस हो, सर्विस सुधारेगा, या जो इश्यूज आ रहे हैं उनको रिसॉल्व करने की कोशिश करेगा. पोस्ट प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग क्या होता है. अब इसके बाद आता है, हाँ सॉरी यही पढ़ रहे हैं. कंप्लेंट ट्रैप, आइडेंटिफाई द कॉमन इश्यूज, प्रोडक्ट इश्यूज आर राइजिंग. तो कॉमन इश्यूज आइडेंटिफाई करना कि प्रोडक्ट में इश्यूज आ रहा है या सर्विस में इशू आ रहा है. सेंटिमेंट एनालिसिस, इसमें भी हम कंप्लेंट में ये देखेंगे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है और न्यूट्रल है, ताकि हम एक्शंस जो हम लेना चाहेंगे वो कैसे करेंगे. ओके, नाउ रूट कॉज एनालिसिस. उसका रूट कॉज क्या है, उसकी मेन जड़ क्या है कि वो क्यों आ रही है कंप्लेंट. ग्रुपिंग द कंप्लेंट बाय रूट कॉजेज टू आइडेंटिफाई सिस्टम में, ताकि उसको रियल उसकी प्रॉब्लम निकाल सके और उसको प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सके और सर्विस को इम्प्रूव कर सके. Okay, now example मान सकते हैं इसका. Analyzing a complaint train might show the product issues are the most common complaint for a specific product line, which can then be flagged for quality control improvement. Obviously, अगर बार बार किसी प्रोडक्ट की ही आपको कंप्लेन आ रही है तो क्या उसकी जड़ मेन क्या है कि उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया जाए. That's it. टूल्स एंड फ्रेगमेंट फॉर ऑटोमेटिक कंप्लेंट क्लासिफिकेशन. अब कुछ टूल्स होते हैं वो मैं बता देती हूँ सिर्फ. टेक्स्ट माइनिंग टूल्स के लिए एनएलटी के, स्पेसिफाई, टेक्स्ट ब्लॉब, जेनसिम, एससीआई किट लर्न, टेंसर फ्लो और पाइटॉक. ये हमारा डीप लर्निंग लाइब्रेरीज होती हैं. अगर हम न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं तो उसमें आता है. ये हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होती है. और टूल्स होते हैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए एससीआई किट लर्न, और ये होता है वेक्टराइजेशन और टॉपिक मॉडलिंग के लिए जेनसिम. एंड पाइथन लाइब्रेरीज होती है टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए एनएलटी के स्पेशल टेक्स्ट ब्लॉक. ओके, now, in conclusion, the automating the classification of written complaint using the text mining techniques involve the pre-processing the data extracting features, training machine learning models, and deploying the solution to classify the new complaints in the real time. This process can significantly reduce the manual efforts and improve the speed and accuracy of the complaint resolution. Now, our third question is, consider the following complaints such as the approach, algorithm, or process to identify the applicable IPC and BNS section to recommend applicable BNS, broad national categories section for the or IPC sections. Okay, yeah, this is not PR, it is OR or. The complaint is written here: theft of my mobile phone by an unknown person at MG Road 2023-0220. The phone was stolen when I was shopping at the store. The thief was wearing a black jacket and had a scar on his face. यानी कि यहाँ पे कुछ कंप्लेन लिखी हुई है कि किसी का मोबाइल चोरी हो गया है एमजी रोड पर
20 2 2023 में डेट दी है। फोन इंस्टॉल हुआ था कब, जब वो शॉपिंग कर रहे थे, और थीफ ने क्या, वियरिंग अ ब्लैक जैकेट एंड स्कार ऑन हिज फेस, और एक स्कार उन्होंने पहना था। ओके, नाउ वेट फॉर अ सेकेंड। Return sharing my screen. Actually, problem is that my face is screen sharing is not covering my face. Okay, now काम पे थे, ये हमारी कुछ कंप्लेन दी हुई है, हम इसके बेसिस पर हमको कुछ एल्गोरिथम सजेस्ट करनी है। तो इसमें हम क्या एल्गोरिथम सजेस्ट कर सकते हैं? स्टेप लाइक प्री प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग फॉर द आईपीसी बेस्ड डीएसएस। इसके लिए हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे, डेटा की पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स है। इसमें कुछ ज्यादा डीप में नहीं है, बट ओनली मैंने एक प्रोसेस सजेस्ट करी है कि डेवलपिंग ए नॉलेज बेस फॉर द आईपीसी डॉक्यूमेंट। उस आईपीसी डॉक्यूमेंट की हमारे पास एक नॉलेज होनी चाहिए। It means a domain knowledge of that complaints. Each IPC section defines an offense with a number of conditions. हर एक IPC section एक offense को define करता है किसी भी number of conditions के basis पर। Therefore, a knowledge base has been deployed with a developed with a unique row section number for each possible condition to increase the accuracy of the system. Next thing is that a knowledge base was developed for the research purpose, incorporating 4 chapters. लाइक इस कंप्लेंट के बेसिस पर हमने कुछ चैप्टर्स उसके आइडेंटिफाई किए हैं, 14 15 16 एंड 22 ऑफ द आईपीसी डॉक्यूमेंट। दिस नॉलेज, इस नॉलेज के बेसिस पर हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उस पॉसिबल कंडीशन को डिफाइन करेंगे जिसमें हमें जिस कंप्लेन लिखी है, और उसके अकॉर्डिंग हम पनिशमेंट सजेस्ट करेंगे। The similarity between the crime report and every section of the IPC document is calculated. अब यहाँ पे कैलकुलेशन होगा कैसा? सिमिलैरिटी चेक की जाएगी कि अभी जो हमारे पास क्राइम रिपोर्ट आई है, या फिर हम बोल सकते हैं कंप्लेन आई है, उसको हम चेक करेंगे आईपीसी के डॉक्यूमेंट से कि उसमें कुछ इस टाइप के वर्ड्स और चीजें हैं ऐसा। फजी लॉजिक इज अप्लाइड, इसमें फजी लॉजिक अप्लाइड होगा in the result of similarity to find a list of applicable IPC section with a degree of accuracy. The list of the most applicable IPC section is obtained from the crime report. Okay, ये हमारी कुछ सारी प्रोसेस हो गई, इतना ही हमको करना होगा इसमें। नेक्स्ट थिंग इज एक्सप्लेन द सुटेबल मेट्रिक्स टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम। ये चीज हमने उस टेक्स्ट माइनिंग के प्रोसेस में भी पढ़ी थी एज अ स्मॉल टॉपिक, दैट कि सुटेबल मैट्रिक्स क्या होगा ताकि हम टेक्स्ट माइनिंग एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को एग्जामाइन एसेस कर सकें। समरी ऑफ की मैट्रिसेस, अब इसमें क्या करेंगे हम? एक्यूरेसी एक चीज थी हमारी, हमने पढ़ी भी थी, प्रिसाइशन, रिकॉल ऑन F1 स्कोर था। अभी हम F1 स्कोर को डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें आइडियल सिनेरियो क्या लेंगे हम? बैलेंस क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट में स्पैम डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन, इसमें डिटेक्टिंग द रेयर कंडीशंस। जनरल क्लासिफिकेशन टास्क एक्यूरेसी की यूज होती है जनरल क्लासिफिकेशन टास्क के लिए। इम्पोर्टेंट व्हेन प्रिसाइशन यूज कब होता है? कब इम्पोर्टेंट है? जब फॉल्स पॉजिटिव्स आर कॉस्टली। और रिकॉल इम्पोर्टेंट व्हेन द फॉल्स नेगेटिव आर कॉस्टली। टेक्स्ट माइनिंग की एल्गोरिथम्स में जब हम परफॉर्मेंस, उसकी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस हम एसेस करते हैं, जैसे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, टॉपिक मॉडलिंग, it is essential to use appropriate metrics that can provide insight into how well the algorithm is performing, कि algorithm हमारी कितने अच्छे से परफॉर्म कर रही है, ये हमको फाइंड आउट करना बहुत नेसेसरी है। द चॉइस ऑफ मैट्रिक्स डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक टास्क, एग्जांपल द क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन एंड द गोल्स ऑफ द analysis. Here are some suitable metrics for evaluating text mining algorithm. Okay, first thing is accuracy.
व्हाट इज डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूज केस एंड लिमिटेशंस क्या होती है? एक्यूरेसी होता क्या, इज द प्रपोर्शन ऑफ द करेक्ट प्रेडिक्शंस बोथ ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव्स आउट ऑफ द टोटल प्रेडिक्शंस में। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्यूरेसी इज ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज प्लस ट्रू नेगेटिव वैल्यूज, उसका टोटल सैंपल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल सैंपल्स डिवाइडेड बाय टेक्स्ट एक्यूरेसी इक्वल्स टू द sorry, text, it is under the modulus of text true positive plus true negative of total samples accuracy, total sample true positive plus true negative, ये हमारी accuracy है, फाइंड आउट हो जाएगी। यूज केस क्या होगा? दिस मेट्रिक इज मोस्ट यूजफुल व्हेन द क्लास डिस्ट्रीब्यूशन इज बैलेंस्ड, दैट इज द नंबर ऑफ एग्जांपल्स इन द यूज ईच क्लास इज अप्रोक्सीमेटली द सेम। इसके कुछ लिमिटेशंस भी होती है, कैन बी मिसलीडिंग व्हेन द डेटा सेट इज इम्बैलेंस, जब डेटा सेट हमारा इम्बैलेंस्ड होगा तो ये हमको मिसलीड कर सकती है, इसलिए ये इसकी लिमिटेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं कि अगर एक डेटा सेट है जहां पर 95% ऑफ द सैंपल्स बिलोंग टू वन क्लास, जहां पर 95% हमारे एक सेम क्लास से बिलोंग कर रहा है, और एक ऐसे एल्गोरिदम है जो ऑलवेज प्रेडिक्ट द मेजॉरिटी क्लास वुड स्टिल हैव हाई एक्यूरेसी, वो हमेशा मेजॉरिटी क्लास को ही हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है, तो बट इट वुडंट बी यूजफुल मॉडल, तो उस टाइम पे वो यूजफुल मॉडल नहीं होगा क्योंकि वो हमको मिसलीड कर सकती है। नेक्स्ट आता है प्रिसाइशन की डेफिनेशन, ये होती है जो कि प्रिसाइशन मतलब ये भी हो सकता है ऑल पॉजिटिव प्रेडिक्ट वैल्यूज measure the proportion of true positive prediction out of the all the instances that the model classified as positive। का फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव इंटू ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय द टेक्स्ट प्रिसाइशन इक्वल्स टू ट्रू पॉजिटिव प्लस टेक्स्ट ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ये हमारे उसका प्रॉपर फॉर्मूला हो गया प्रिसाइशन निकालने का। It is likely to be correct. Okay, now precision is particularly useful when the cost of the false positives is high। इस ये कब यूज होता है? जब false positive के cost high हो। It means in the fraud detection और spam detection, ये fraud detection और spam detection में यूज होता है। इसका एग्जांपल बोल सकते हैं हम सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर, जिसमें precision helps understand how many of the positive sentiment prediction are actually correct positive statements। Third one is recall sensitivity. It means sensitivity or true positive rate measures the proportion of the positive predictions out of all the actual positive instances in the data set। फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला है। ये इंपॉर्टेंट कब होता है? जब हमारा फॉल्स नेगेटिव का कॉस्ट हाई हो, यानी कि मिसिंग आउट ऑन आइडेंटिफाइंग द एक्चुअल स्पैम ईमेल्स और प्रोडक्ट डिफेक्ट्स। इंटरप्रिटेशन क्या होता है? हाई रिकॉल मींस द मॉडल इज गुड एट आइडेंटिफाइंग द मोस्ट ऑफ द एक्चुअल पॉजिटिव वैल्यूज। वेट फॉर फ्यू सेकंड। In complaint classification, high recall means that most complaints are correctly categorized even if there are some false positives। Okay, so ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हमने टेक्स्ट माइनिंग के बारे में ज्यादा पढ़ा और डेटा माइनिंग एक्टिविटीज और उसके एल्गोरिथम टूल्स वगैरह, जिसमें हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कैसे एनालाइज कर सकते हैं और उसमें टेक्स्ट माइनिंग की क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। ओके, नाउ थैंक यू सो मच। I will share my PDF with you, and in the next video we come back with our new questions. Thank you so much.